हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया था, बहुत शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा, आप क्वेश्चंस देखने आए हैं तो शायद क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप दोनों वीडियोज कवर कर लेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और थोड़ा सा एक्यूरेसी आप में ज़्यादा आएगी और कोई नया क्वेश्चन भी बनता है तो आप बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, पहली बात मैं बता दूं आपको कि इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन का रुकना नहीं होता है। अगर ए से बी जाने पर इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब बी से ए का बनना और ए से बी का बनना, इन दोनों की स्पीड क्या हो गई है, बराबर। इसलिए ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन रुक गई हो मानो, क्योंकि कुछ चेंज तो हो नहीं रहा है। अगर एक ए बी में बदल रहा है तो एक बी वापस किस में बदल जा रहा है, ए में। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ क्या है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू हेल्प अटेन इक्विलिब्रियम इन अ शॉर्ट टाइम। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करना, स्पीड को। इक्विलिब्रियम जितनी कॉन्सेंट्रेशन पे आ रहा था उतने पे ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक समझा और आपका इक्विलिब्रियम जो है, आपको वो टॉपिक 70%, 100% पढ़ाए जाने पर 70% उसका आप कर पाते हैं, उसके बाद आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वो उतने पे ही होगा। बस उसका टाइम जल्दी हो सकता है, जो 75% हो सकता है आप आधे घंटे में समझ जाएं, हो सकता है आप एक दिन लगाएं, तो बस टाइम में चेंज आ सकता है, बट इक्विलिब्रियम तो 70% पर ही आएगा। तो ये मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम का। तो पहला पॉइंट सही है। तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, टू हेल्प अटेन इक्विलिब्रियम इन अ शॉर्ट टाइम। तो पहली बात तो ठीक है। फिर क्या कह रहा था, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। बात भी सही है, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कैटलिस्ट जो होता है वो एक नया रास्ता ढूंढता है। जैसे यहाँ से ऐसे जाना था, इसने एक नया रास्ता दिया है, शॉर्टकट। तो जिस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब सिर्फ ये बची है यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों पॉइंट सही है, तो इसका मतलब फोर्थ वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X gives Y, reaction is said to be in equilibrium। X और Y को इक्विलिब्रियम कब कहोगे? Only 10% ऑफ कन्वर्जन ऑफ X to Y टेक प्लेस। कब कहेंगे आप, कि जब 100 में से 10% X किस में बदल गया हो, Y में बदल गया हो, क्या उसे कहेंगे? या कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ X to Y, या पूरा X Y में चला गया हो, या 50%, या फिर लास्ट वाला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ X to Y इज जस्ट इक्वल टू Y to X। तो ये मैंने बताया था अभी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब किसके बराबर हो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं कि वहां पे क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज 7.5 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.5, द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास KF फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। मुझे अभी ऐसा ध्यान आ रहा, मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड लिख दिया, एक बार देख लेना, उसे करेक्ट कर लेना। तो KF अपॉन KB इज इक्वल टू KC। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमें दिया है 7.5 इंटू 10 की पावर -4। KB आपको बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है 1.5। अच्छा एक सेकेंड, वैल्यूज मैंने रिवर्स रख दी है, ठीक है। फॉरवर्ड आपको निकालना है, बैकवर्ड की वैल्यू आपको दी है 7.5 इंटू 10 की पावर -4 और KC कितना दिया है 1.5। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -3। दिस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चंस कम है ऐसा मत सोचें आप, मैं सारे टाइप्स करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब एक ही जैसे 10 क्वेश्चंस कराऊँ ऐसा टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं इन चीज़ों को फेवर नहीं करता हूँ कि एक ही चीज़ के आप 10-20 क्वेश्चन लगाओ। नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो टाइम भी बचाता है आपका। अब KP और KC आपने बराबर करने, तो आपको रिलेशन पता होगा क्या होता है, KP इज इक्वल टू KC R T की पावर डेल्टा NG। छाप लेना, अपने दिमाग में गलती नहीं होनी चाहिए इस रिलेशन में। तो कब बराबर हो सकता है, जब डेल्टा NG क्या हो, 0। डेल्टा NG कैसे निकलता है, चेंज इन गैसेस मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। अब देखो
पहले वाले में डेल्टा एनजी निकालते हैं। प्रोडक्ट में कितने मोल हैं गैस के? दो एनओ है और एक सीएल, कितने हैं? 3 हैं। रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, 0 नहीं आ रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ गैस के कितने मोल्स हैं? प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में कितने हैं? 4, तो यहाँ तो -2 आ जाएगा। इस वाले में देखो, यहाँ गैस के कितने मोल्स हैं? 2, यहाँ पे गैस के कितने मोल्स हैं? 2, तो 2 - 2 क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पर आपका Kp किसके इक्वल होगा? Kc के इक्वल, तो C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, in this reaction Ag positive plus 2NH3 gives इतना at 298 Kelvin, molar concentration of Ag positive this and this and this, the value of Kc। तो Kc कैसे लिखते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में कौन है? AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, और नीचे कौन कौन है? Ag1 पॉजिटिव और NH3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। अब इनकी वैल्यूज देख लो। तो सबसे पहले दी है आपको Ag पॉजिटिव की वैल्यू कितनी? 10 की पावर -1, तो Ag पॉजिटिव हो गया 10 की पावर -1। उसके बाद दिया है आपको AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस दिया है अगेन 10 की पावर -1, तो ऊपर भी क्या है? 10 की पावर -1 है। फिर NH3 दिया है 10 की पावर 3, यानी कि प्लस में दिया है, साथ ही साथ इसका स्क्वायर भी है। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 तो कट जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 6, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। तो ध्यान रखना, 2 आंसर है, 6 वाले माइनस वाला लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये प्रॉपर्टीज से है जो मैंने बताए थे आप लोगों को। कंसिडर द टू गैसेस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग SO2 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब SO2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो SO3 बनता है, उसके लिए कांस्टेंट कितना है? K1 है। फिर 4SO3 है और 4SO2 और 2O2 है। तो क्या किया गया है? पहली वाली इक्वेशन को पहले तो रिवर्स करा गया है। तो रिवर्स करने से क्या होता है? पहली वाली इक्वेशन को क्या करा है? पहले तो उल्टा किया। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में SO3 है, यहाँ पर रिएक्टेंट में है, इस रिएक्शन को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब ये होता है कि जो कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाता है? रिवर्स। तो जो नया कांस्टेंट आएगा K2, वो पहले वाले का क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा करने के साथ साथ 4 से मल्टीप्लाई भी किया गया था। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही क्या आ जाता है? पावर में आ जाता है। तो देख लो कौन सा आंसर है इसमें। तो K2 इज इक्वल टू 1/K1 की पावर 4, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद है आपका ली चार्टेलियस प्रिंसिपल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, और ये एनर्जी रिलीज हो रही है। प्लस ध्यान रखेंगे, गड़बड़ मत करना, यहाँ पे ना ऐसे प्लस नहीं लिखा है। अगर डेल्टा H ऐसे अगर प्लस लिखा होता अलग से तो आप कहते कि हाँ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। यहाँ पे NH3 के साथ में प्लस लिखा है, मतलब एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। तो ये रिएक्शन कैसी है? बेसिकली एक्सोथर्मिक है। तो करना क्या है? ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि अमोनिया बनाने के लिए आपको कंडीशन बतानी है। तो देखो अगर आप आगे जाते हैं तो रिएक्शन कैसी है? एक्सो है, टेम्परेचर बढ़ेगा, खुद बढ़ेगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो तुम्हें टेम्परेचर को कैसा रखना चाहिए? लो रखना चाहिए, ताकि रिएक्शन कहाँ जाए? आगे। क्योंकि तुम टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन कोशिश करेगी टेम्परेचर बढ़ाने की, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर के लिए मैंने बताया था कि प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए? कम। तो यहाँ देखो आप, प्रोडक्ट में गैस के 2 मोल हैं, रिएक्टेंट में 4 मोल हैं, तो किस साइड मोल्स कम है? प्रोडक्ट के साइड। तो इसका मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। कैटलिस्ट में होती है रिएक्शन, आयरन रखते हैं इसमें कैटलिस्ट। तो लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट, दिस विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ, सेम वैसे ही है। रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो तुम्हें पता ही है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो खुद एनर्जी रिलीज कर रही है, तो तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे उल्टे काम मत करो। तो तुम रखो यहाँ पर कैसा टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। अब मोल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो देखिए आप, रिएक्टेंट के साइड 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के साइड 1 मोल है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम। तो प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में 1 ही मोल है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो ये भी क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने होते हैं। चलो 1-2 क्वेश्चन और बचे। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर्ड। तो क्यू क्या होता है?
क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। Kc भी यही होता है, लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, ये इक्विलिब्रियम पे होती है, जब रिएक्शन आपकी रुक जाती है एक तरह से, ठीक है। तो ये कब होता है? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अलावा जब भी बात करेंगे तो वो क्यू है। तो होता क्या है कि आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी है, मान लो ये है आपकी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन। अब क्यू क्या हो सकता है? क्यू या तो उससे बड़ा हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है। पहला केस उससे कम हो सकता है, दूसरा उससे बड़ा हो सकता है। तो मान लीजिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर Kc जो है वो 70 है और Q जो आ रहा है तुम्हारा 50 आ रहा है, या इधर कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो पहली कंडीशन लेता हूं मैं। तो कहाँ जाना है तुम्हें? फॉरवर्ड जाना है। तो इसका मतलब Kc तुम्हारा बड़ा है और Q क्या है? तुम्हारा छोटा है। तो तुम्हें Kc तक पहुंचने के लिए रिएक्शन तो कब रुकेगी? इक्विलिब्रियम पे। तो रिएक्शन अभी किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। 50 से 70 तक पहुंचेगी वो। अगर बैकवर्ड पूछता तो मैं बोलता कि रेशियो जो है वो आगे का कहीं बताया गया है, तो रिएक्शन कहाँ आती? पीछे। तो ये जाएगी फॉरवर्ड और ये आती बैकवर्ड। तो आपका आंसर फॉरवर्ड के लिए क्या हो जाएगा कि Kc बड़ा होना चाहिए Q से। तो बस इसी तरीके के इससे क्वेश्चंस मिलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब अगला लेक्चर जो हम देखेंगे इसी से रिलेवेंट है, वो है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में एक वो आएगा तुम्हारा सेगमेंट एसिड बेस वाला, जिसमें आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस, पूरा आधा तो आयनिक इक्विलिब्रियम उसी पे बेस्ड है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अलग से एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में है, यूनिट 1 में था शायद, वो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, नहीं एसिड बेस एंड सॉल्वेंट्स करके है, एसिड बेस है। वहां पे सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वही है। तो वो लेक्चर में आप लोगों को उसी वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में वो सेगमेंट नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सारी चीजें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।